सबसे पहला सवाल मैं माथुर सर से शुरुआत करना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं कार्की सर, बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी में हमारे साथ जुड़ गए स्क्रीन पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। मेरा पहला सवाल माथुर सर आपसे यह है, डोनाल्ड ट्रंप के दावे क्या नोबेल पीस प्राइज को लेकर हैं? क्योंकि दावे तो कर रहे हैं लेकिन पीस होता नजर नहीं आ रहा। विवेक, जय हिंद, वंदे भारत। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस इंसान का नोबेल पीस प्राइज को प्रपोज करने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश हो और उनके पीस प्राइज के प्रपोजल पे जिस जिस व्यक्ति ने उसको आगे बढ़ाया, वो मौलाना मुल्ला मसीह मनीर फनीर, जो भी उसका नाम है, वो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है ओसामा बिन लादेन के बाद, उस आदमी को क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा? अगर मिलता है तो प्राइज की जो संरचना है उस पे से विश्वास कहीं ना कहीं उठता नजर आ रहा है। मेरा जहां तक सवाल है, उन्होंने कोशिश बहुत करी है, बड़ बोले हैं, झूठ बोलने में उनको महारत है। ये सारी स्टैटिस्टिक्स हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि कितने हजार बार पहली बार में झूठ बोला और कितने हजार बार अभी झूठ बोल चुके हैं। तो जहां तक सवाल ट्रंप का है, वो ये चाहते हैं कि दुनिया ये समझे कि वो जो कहते हैं वो होता है, और वो जो है एक बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बड़ी उनकी हर हर बात हर जगह चलती है। ऐसा एक्चुअली है नहीं। जब लड़ाई शुरू हुई थी तब नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी। अब लड़ाई खत्म होने वाली है, तब नेतन्याहू उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। विवेक, क्या होता है, देखिए, हर एक राष्ट्र अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है। और जिस प्रकार का आज की परिस्थिति में जिस स्टेज में जो ये युद्ध की स्थिति है, एंड स्टेट जो बोल रहे हैं, वो जो अगर सो कॉल्ड एंड स्टेट, मेरे हिसाब से कोई सीज फायर का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड एंड स्टेट जो थी वो हैविली लोडेड इन फेवर ऑफ इजराइल थी। आपने भी अभी थोड़ी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स बताई है, उससे बिल्कुल साफ है। आप देखिए कितने मिलिट्री लीडर्स का नुकसान हुआ, कितने साइंटिस्ट का नुकसान हुआ। लगभग तमाम उनके न्यूक्लियर ठिकाने जो हैं उन पे हमला हुआ। बहुत सारे न्यूक्लियर ठिकानों को बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे हवाई अड्डों को बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारी मिसाइलों को बहुत सारा नुकसान हुआ, उनके मिसाइल लॉन्चर्स पर नुकसान हुआ, मिसाइल सिटीज पर नुकसान हुआ। हर जगह जो है ईरान को नुकसान हुआ है। उसके अलावा अमेरिका ने B2 फायर करके उनके जो 3 मेन न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पे हमला कर दिया। तो इस परिस्थिति में अगर ईरान एक सीज फायर को एक्सेप्ट करता है तो मेरे हिसाब से वो लगभग एक करारी हार को एक्सेप्ट करने के बराबर होगा। आश्चर्य था मुझे जब हो रहा था तब भी, और जब ये बातचीत चल रही थी तब भी मैंने ये कहा था कि ये जो सीज फायर होगा ये ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल सीज फायर हो सकता है अगर हुआ तो, अन्यथा इट इज अनलाइकली। ये तो अब क्या है कि जो जिस प्रकार से ईरान ने प्रयास किया एक स्क्रिप्टेड अटैक कतार पे करके कि वो अपने लोगों को शायद कोई मूर्ख बनाने का तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, अपने लोगों को बरगला सकें कि भाई हमने भी अमेरिका से बदला ले लिया। ये जो 11 मिसाइलें डेजर्ट में रेत में फेंक देना, ये कोई किसी किस्म का बदला नहीं है। और ये मेरा मानना है कि ईरान जो है वो इस एंड स्टेट में काफी पिछड़ा मुझे हुआ तो है। सब नोरा और कुश्ती के मुझे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता जी। हाँ, मैं और मैं मुझे नहीं लगता कि ईरान इसको इस चीज फायर को एक्सेप्ट करने वाला है। अभी कुछ दिन तक आप देखिए चीजें बदलेंगी। सर, बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया सीज फायर। ईरान ने कहा है कि अब अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर हम दोबारा हमला करेंगे। ईरान ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है इजराइल के बाद। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होगा। एक कार्की सर से एक रिएक्शन, उसके बाद बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। क्या इंपैक्ट होगा इसका? या फिर अमेरिका करना क्या चाह रहा था? आता है B2 बॉम्बर से बम गिराता है, फिर अगले दिन कहता है सीज फायर कर लो। ये 2020 का गेम चल रहा है क्या? जी नमस्कार, जय हिंद। विवेक, जय हिंद सर। ये अगर आप इसको ठीक से पढ़ें तो जो इसके लड़ाई शुरू करने के जो वॉर एम्स रखे होंगे, हाँ, जो कि ट्रम्प और इजराइल ये आपस में डिस्कस तो हुआ होगा। तो शुरू में अगर आप लड़ाई को जरा थोड़ा पीछे हट के देखें तो इजराइल ने
पूरा बैटलफील्ड को तैयार किया था। ऑब्जेक्टिव था पहला न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ईरान का, उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। जी दूसरा, उसकी जो मिसाइल फोर्स है जिसका अभी काफी खामियाजा है, जितने लॉन्चर और जितने मिसाइल्स को आप डिस्ट्रॉय कर सको उनको आप डिस्ट्रॉय कर लीजिए। और तीसरा, उसका जो स्पॉन्सरशिप है हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस, उनको ये दिखाना और ये एक डेमोन्स्ट्रेट करना कि आपका जो आका है उसको हम दो दो हाथ लेके जमीन में पटक देंगे। और इसमें चौथा, अगर एक स्पिन ऑफ होता, एक प्रॉफिट मिल जाता एम प्लस, वो था रेजिम चेंज, जो कि काफी दूर लगता है, लेकिन ये जो एनजीओ होते हैं अपराइजिंग कराते हैं, हो सकता है वो भी हो सकता था। तो इन सब को अगर देखते हुए जो साठगांठ थी उसमें इसराइल ने 12 दिन में एयरफोर्स जो थी और एयर डिफेंस जो थी अपने ईरान की, वो पूरी खत्म कर दी थी। जो B-2 बॉम्बर्स आए थे यूएस को, उनको कोई एयर डिफेंस की या अपने खिलाफ एनिमी एयरक्राफ्ट या एडी फायर कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये पूरा तैयार हो चुका था। जी और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज और जो उसकी बाकी वॉर वेजिंग पोटेंशियल जो थी, इंडस्ट्रीज, उसके आर्मामेंट, काफी हद तक इसराइल ने उनको भी डाउन कर दिया था। 12 दिन में एक स्टेलमेट से आ गया था। आखिर में जो एक नेल इन द कॉफिन बोलो या ब्रह्मास्त्र बोलो, वो अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने फोर्दो, जो कि नहीं टूट पा रहा था, उसको करके अभी भी खत्म कर दिया है। अभी भी वर्डिक्ट आना है कि उस पर डैमेज कितना हुआ है, कि क्या वो सेंट्रीफ्यूज सारे खत्म हो गए हैं, क्या उसके यूरेनियम उसने बाहर तो नहीं निकाले, ये डिस्कशन की बात है। लेकिन अभी अमेरिका को लगा कि उसने जितना करना था वो कर दिया है। और इससे पहले इजराइल और ईरान से दोनों से बातचीत तो हुई थी, क्योंकि दोनों ने संकेत दे दिए थे, और इजराइल ने तो अपनी एयर स्पेस भी खोल दी थी, सिविलियन एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस खोल दी थी। तो ऐसा तो था नहीं कि ये बिना उनसे बात किए ये बात हुई थी, बात तो चल रही थी। और जी ट्रम्प की बात में थोड़ा बहुत दम था, क्योंकि अभी सारे कार्ड तो अमेरिका के पास में है। और ईरान को अपनी, जो मैंने कल भी बोला था, उसको जो स्क्रिप्टेड कुछ बताएंगे टू फेस सेविंग के लिए, अपनी इज्जत और अपनी साथ रखने के लिए कुछ एक तेरे को हम परमिट कर देते हैं कि ये स्ट्राइक कर दे, कतर में स्ट्राइक कर दे, हो सकता है ये वाला भी जो इजराइल पे, ये भी आप कर दो। और उसके बाद लेकिन सर आप कह रहे हैं कि भाई जनता को बचा के अमेरिका ने खत्म कर परमिशन दी होगी, आप स्ट्रेटेजिकली स्क्रिप्ट लिख करके आप 2 मिसाइल कतर में मार देना अमेरिकी बेस पर, उसके बाद अमेरिका की इज्जत का क्या सर? वो तो हो गई मट्टी पलित। अमेरिका लंबी दौड़ का घोड़ा है, उसने उसकी बिगर पिक्चर है। ईरान ने अमेरिका को फोन करके बताया कि मैं मिसाइल मार रहा हूं, आपने 6 मेरे फोर्दों पे 6 बम गिराए थे, 6 में मिसाइल मार रहा हूं। और उसको पता था कि फिलहाल अमेरिका के उस बेस पे सारी की सारी मिसाइलें अमेरिका ने न्यूट्रलाइज कर दी थी, तो उसको भी पता था। कोई नहीं हाइपरसोनिक तो फिर मिसाइल नहीं अचीव मारी क्या थी। हुआ? ये तो फिर बेसलेस पॉइंट हो गया। फिर अचीव क्या हुआ अमेरिका को? ईरान ने अमेरिका कहा को कि ये हमने अचीव अपना हुआ कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वहां से पहले ही निकाल लिया था जहां अमेरिका ने बम मारा है। ये तो स्पेकुलेशन है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उसने तो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नेस्तनाबूद कर दिया है। तो अभी इस लड़ाई को और आगे जाना था। जी ईरान की काउंसिल ने बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे। उसके अलावा बाकी चीज भी थी, लेकिन हो सकता है रशिया में जब वो गया उसको वो सपोर्ट ना मिला हो उनके विदेश मंत्री को जो वो चाह रहे थे। और चाइना, रशिया और अमेरिका के बीच में ये एक बैक चैनल चल रहा होगा कि अब इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। और अमेरिका इधर इजराइल को के जो बोल फाइटर देगा। जेट्स हैं वो पहुंच गए ईरान में एक बार फिर से। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और कहा है कि उन बमों को मत गिराना, ऐसा करके वो कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। यानी इजराइल के फाइटर जी अभी इंटरव्यू दे रहे थे वो पत्रकारों को, उसमें भी उन्होंने बोला, और काफी गुस्से में थे इजराइल के ऊपर, बल्कि उनके मुंह से एक तो अपशब्द भी निकल गए थे इजराइल के लिए जब वो पत्रकारों को बता रहे थे। और उन्होंने इजराइल को ऑनलाइन मीडिया के सामने बोला है, प्लीज कॉल बैक योर जेट्स राइट नाउ, डू नॉट बॉम्ब। आप सर इसे एक अच्छी स्क्रिप्ट बता रहे हैं कार्की सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति का मट्टी पलित डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं बंसल सर के बाद। बंसल सर, आपको क्या लगता है, अमेरिका विन विन सिचुएशन में है या फिर बैकफुट पर है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और ईरान अब फ्रंट फुट पर है? विवेक जी नमस्कार। नमस्कार देखिए, सर। अमेरिका तो कभी बैकफुट पे हो ही नहीं सकता, ना वो है, और ईरान को गेन या हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी हालात ही ऐसे हैं।
तो जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है वो तो आपको आंख के चलनी पड़ेगी ना। अब वो उसको कैसे यूज करता है मिट्टी पलीत का, तो आजकल किसी का कोई मिट्टी पलीत नहीं है। मिट्टी पलीत नहीं, उसकी शक्ति क्या है अल्टीमेटली। जो अमेरिका ने अपने कंट्री मिसूरी से और उनके यहाँ पे डाल करके दिखा दिया है कि हम इतनी दूर से आपको बॉम्बिंग कर सकते हैं। अब ये तो देखिए एक बहुत अच्छी फेस सेविंग डिवाइस थी ईरान के लिए, अगर वो इस युद्ध को आगे ना बढ़ाते। क्योंकि जो स्टेटमेंट ये आए थे कि युद्ध विराम जो है ईरान ने तोड़ा है, और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा भी है कि हम युद्ध विराम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोई बातचीत तो जरूर हुई है। अगर बातचीत नहीं हुई है तो देखिए, अगर जब अमेरिका ने ईरान के फोर्दो और जो ये नतान जो रिफसान पे जो वो किया था हमला, उसके बाद में फिर जो है जो ईरान ने भी अपना हमला कर दिया कतर के ऊपर में जो बेस है, और कतर के बेस के ऊपर में उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। और उनके जो जेडी वेंस हैं, जो अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको खुद कह दिया था क्लियर कि हमारा कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, हमारा कोई नागरिक नहीं मरा, ये 12 डेज वार है और ये खत्म हो जाएगी, अच्छा है, ये पीस हो जाएगी। तो इंटेंशन तो अमेरिका के और डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के अच्छे थे, लेकिन अगर किसी ने अपने विनाश का ठान ही लिया तो उसमें क्या किया जा सकता है। अब ईरान को ये समझना चाहिए कि उसके सपोर्ट में ना तो कोई मुस्लिम देश हैं, अगर जो है कोई जो रसिया है वो अपना मॉरल सपोर्ट है, चाइना को सपोर्ट दे नहीं सकता। और जैसे कि इस रिपोर्ट में और आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ईरान को काफी डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, उनकी मिसाइल्स को काफी प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, उनके सारे ठिकाने जो हैं न्यूक्लियर खत्म हो चुके हैं। भले ही उन्होंने अपना न्यूक्लियर मटेरियल को कहते हैं हमने कहीं और भेज दिया था, और भेज दिया तो और भी ज्यादा खतरनाक। वो इसलिए खतरनाक है, हिजबुल्लाह, हुती और हमास के हाथ अगर वो लग गया जी। तो वो न्यूक्लियर टेररिस्ट बनाएंगे। और अभी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं सकता, क्योंकि जब सारी फैसिलिटीज उनके जितने भी संवर्धक के और जो सेंट्रीफ्यूज थे वो तो खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान तो ईरान को ही है, और सबसे ज्यादा फायदा भी ईरान को तो अगर वो इस युद्ध विराम को एक्सेप्ट कर लेता। अभी एक दूसरे पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो। और रही बात, देखिए अमेरिका को आप हल्के में नहीं ले सकते। जो कहते हैं कि जो नेतन्याहू उनकी बात नहीं मानते, जिस दिन अमेरिका अपना ऐसा बाइडेन के टाइम में भी हुआ था, जब उन्होंने बात नहीं मानी थी तो बाइडेन ने बंद कर दिए थे कि हाँ कुछ दिन के हथियार मत भेजो। और जब तक अमेरिका को इन्होंने रिक्वेस्ट किया था और अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर वो बम नहीं डाला था, तब तक क्या हालात थे, इसराइल के हालात बहुत खराब थे। तो इसलिए इसराइल को अमेरिका को कैसे, दे कैन नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, इसराइल कैन नॉट टेक अमेरिका ग्रांटेड, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिका दे आर स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर वॉर। अदरवाइज तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि अकेले अपने दम पे कर लें। तो ये कुछ जो है ना ईरान की और जो इसराइल को ये समझना पड़ेगा कि सर एक दूसरे जी, के साथ। मैं इसमें सर एक पेच ये फंस रहा है कि अमेरिका ने ही कहा कि भाई आप ईरान, आईएईए कह रहा था कि इनके पास कोई परमाणु मटेरियल है ही नहीं, ये बम तक पहुंचे ही नहीं है, आईएईए का कहना था ये। और एनपीटी में भी ईरान था, और उसमें अमेरिका ने कहा कि आपके पास बम है, अमेरिका ने बंद कर दिया, उसके बाद बम खत्म हो गया है, अब हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसा लगता है हॉलीवुड की कोई स्क्रिप्टेड मूवी देख रहा हूं मैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड जो है मूवी है। हाँ। और जहां तक आईए का सवाल है, आईए ने तो खुद बोला था कि भाई ईरान जो है सारी साइट सीइंग को दिखाता, और जो छुपाता है वो पूरी जगह इंस्पेक्शन नहीं कराता। तो ईरान, आईए ने कभी कोई क्लीन चिट नहीं दी है ईरान को। तुलसी गबार्ड की टेस्टिमनी को फिर क्या कहेंगे आप? जी, तुलसी गबार्ड ने टेस्टिमनी दी थी कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है उनके पास। देखिए ये जो स्टेटमेंट कोई देता है, ये हो सकता है कोई ये जी। पॉलिटिकल टाइप की या कोई चीजें हों, उनमें कोई सत्यता नहीं होती है। सत्यता तो ये है कि ईरान ने जो है एक जो उसको 3.7 या 6% का संवर्धन अलाउड था, उसने 60% तक संवर्धन किया है। और सभी रिपोर्ट ये आई है कि 8 से 9 10 बम बनाने की कैपेबिलिटी की तरफ वो जा रहा था। 60% संवर्धन कर लिया था और 90% करके बम बना लेता। तो फैक्ट तो यही है जो चल रहा था, लेकिन उसके कितने स्टेटमेंट आते हैं, क्या आते हैं, ये सब बातें हैं। और इसमें अभी ईरान बहुत पीछे चला गया है, ईरान को नुकसान हुआ है। सर और ईरान बेशक पीछे चला गया, लेकिन कतर में घुसकर अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया, कतर को मारा जो अमेरिका का अलाई है। फिर तो ईरान ने अपनी धौंस तो दिखाई ना कि भाई हम हैं यहां पर, और अगर तुम हम पर हमला करोगे तो तुम्हारे परमानेंट बेसिस है जिसको हम अटैक करेंगे। देखिए विवेक जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था, कोई कह क्या रहा है या स्टेटमेंट क्या दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। किसी की स्ट्रेंथ कितनी है
वो देखना पड़ता है कि भाई अमेरिका है, मैंने पहले कहा कि अमेरिका की स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकता ईरान या मिडिल ईस्ट में कोई भी, सारे वर्ल्ड में नहीं कर सकता जितना उनकी मिलिट्री पावर है। जो या भी 900 बिलियन डॉलर, अब $1 ट्रिलियन उन्होंने कर दिए अपने डिफेंस बजट के लिए, रक्षा के लिए, तो कौन कर सकता है, किसके पास कौन करता है इतना खर्च? तो जो अमेरिका है, अमेरिका है, उसकी टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है, मैं उसके पास मानता हूं आपकी बात, माली अमेरिका हालत अमेरिका भी है, तो ईरान को तो फिर पहले दिन घुटनों पर आ जाना चाहिए था, माई बाप करना चाहिए था। नहीं, वो नहीं होता। टेररिस्ट जो होता है उनकी मानसिकता टेररिस्ट की है। अब जो ये टेररिस्ट जो है जी। हमास वगैरह मरते रहे, 60,000 लोगों को मरवा दिया, फिर भी वो लड़े जा रहे हैं बिना किसी गेन के। इसी तरह से जो है, जो अपनी उसका, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि अमेरिका जो ईरान का और इजराइल का क्या लेना देना, 1500 और किलोमीटर दोहा दूर में है, मार उसके साथ खाने में के कोई बाद दुश्मनी सीज फायर का की बात अमेरिका कर रहा है ना। अब तो सवाल इसलिए भी उठाया जाएंगे। मैं मिर्जा साहब से जल्दी से एक जवाब ले लूं, सारे पैनलिस्ट का एक बार रुका लूं, फिर आपके पास वापस लौटता हूं। बंसल सर, मिर्जा साहब, कौन विन विन सिचुएशन में है? कौन विनिंग सिचुएशन में है? हाँ, अमेरिका विनिंग सिचुएशन में है। कैसे? देखे ना, इजराइल को भी वो थोड़ा कट डाउन करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहता कि उसका जो इजराइल है वो भी इतना बड़ा बन जाए कि उसके काबू से बाहर निकले। उसको भी थोड़ा सा कम करनी है ताकत। ईरान को भी सबड्यू करना है। तो वो दोनों हासिल हो गए हदफ। डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप तो एक जोकर है। वो तो उसके अंदर जो ईगो है, सुपर ईगो, और मैं, वो उसकी वजह से बहुत सारी गलतियां कर रहा है। ये जंग खत्म होने वाली नहीं है भैया। विवेक भाई, ये जो जंग है इसमें एक को सरेंडर करना पड़ेगा टोटल। या वो इजराइल करे या वो ईरान करे। जब तक ये नहीं होता ये जंग खत्म नहीं हो सकती। दोनों की जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है ये जंग। इतने आगे चले गए हैं ये इस जंग में कि अब यहाँ पे डिसाइसिव फैक्टर जो है वो ये है कि क्या यहाँ से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला जो हमारा प्लान है वो सक्सेसफुल होता है, या ईरान का जो ग्रीन कॉरिडोर है कैस्पियन सी के ममालिक को मिला के और रूस को मिला के वो कामयाब होता है। ये सारी जंग जो है ये इस इलाके में, इस रीजन में जो है वो इकोनॉमिक पावर के कंसोलिडेशन की जंग है। और ये जंग की बीज जो है सितंबर 2023 में दिल्ली से पड़ गए, जब हमने इजराइल ने इत्तेफाक किया कि हाँ हम बनाएंगे कॉरिडोर। सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ आ गया। तो बैकग्राउंड को सामने रख कर जब आप देखेंगे फिर आप ज़्यादा इसको समझ सकते हैं कि ये जंग जो है बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में एम्पावर होने वाली जो रीजनल ताकतें हैं वो अपना अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहती हैं। और हूतीज हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ये ईरान की प्रॉक्सीज तो हैं, लेकिन ये किस लिए हैं प्रॉक्सीज? ये ईरान का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और उसके साथ फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए हैं। और इनके मुकाबले पे जो है, और दूसरा जो है अमेरिकन डीप स्टेट, वो हिंदुस्तान को चाहती है कि किसी तरह से मलाइन करें। अब आप देखें कि जो ट्रैवल इनर्शरी जारी हुई है, ट्रैवल गाइडेंस जो आज जारी हुई है इंडिया के हवाले से, उसमें पहला लिखा है कि वहाँ रेप होता है। मतलब हमें अब वो कल्चरल तौर पर जो है वो दिखाना चाहता है हमारा ट्रंप, क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी। हमने तो, जयशंकर जी ने साफ कह दिया कि भाई हमारा और पाकिस्तान के तरफ से जो फोन आया था उसके नतीजे में हमने सीज फायर की है। तो अब वो इंडिया को मलाइन कर रहे हैं। इनको सबसे बड़ा खतरा इंडिया से है। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये किताब जरूर पढ़े। इसके अंदर सारी डिटेल है कि इंडिया किस तरह से आगे जा रहा है। 10 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें जो तरक्की इंडिया ने जिस स्पीड से की है वो दुनिया में आज तक कहीं देखने में नहीं आई, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, वेस्टर्न यूरोप हो। तो ये बात तो सही कि फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। आपने इंडिया के प्रोस्पेक्ट से अच्छी बात बताई कि अमेरिका मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। खैर वो करता रहे और इससे कोई फर्क हमारी सेहत पर पड़ेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के लिए आए, उसके बाद शायद अब 4 साल तक रहे भी ना रहे, ये भी बड़ा संशय है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की उससे उनके 4 साल भी मुश्किल लग रहे हैं। विवेक जी के पास जा रहा हूं।
विवेक जी, अमजद अयूब मिर्जा का कहना है कि ये अमेरिका की डीप स्टेट पॉलिसी है, जो कुछ अभी हमें ईरान में देखने को मिला है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जंग रुकने वाली नहीं है जब तक एक आदमी पूरी तरह से, यानी कि एक पक्ष पूरी तरह से सरेंडर ना कर दे। विवेक जी नमस्कार। देखिए, आपको पूरा परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि जंग जो है रुकने वाली नहीं है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमी आज है, जो क्योंकि जो है अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो एक अमेरिका जो है आर्थिक के साथ साथ सामरिक महाशक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपने बार बार कहा कि जीत कौन रहा है, इसमें जीत सब रहे हैं, केवल एक नहीं जीत रहा, उसका नाम है ईरान। अब कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ईरान जो इजराइल है उसका जो है टारगेट था कि वहां पे जो है ईरान जो है परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा है, एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है, उसको रोकना था। तो उसका जो है हम पूरा हुआ, क्योंकि यूएसए ने आके जो है B-2 बॉम्बर बरसा के उसके 3 के 3 जो है, जो यहाँ के यूरेनियम का भंडारण किया जा रहा था, उसको उसने निस्ताबूद कर दिया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, हालांकि रिजीम चेंज का सपना जो लॉन्ग टर्म गोल था वो नहीं पूरा हुआ, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो गया है। देखिए, यूएसए ने सीज फायर का ऐलान किया है और यह अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा ईरान के साथ भी अच्छा संबंध है और जो है इस्राइल के साथ भी अच्छा संबंध है। अगर यहाँ पे अगर कॉरिडोर बंद होगा, अगर तेल आयात हमारे, क्योंकि हम पूरी तरह से आप जो है रशिया के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उससे जो है इंपोर्ट करना हमें तेल जो है महंगा पड़ जाएगा, हमारे लिए भी कोई अच्छी बात नहीं होती। रही बात सीज फायर का जो ऐलान यूएसए ने किया है, उसको जो है इजराइल ने भी उसको एक्सेप्ट किया है और ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है। देखिए, जो जिसके बल पे कूद रहा था इजराइल जो है ईरान, और रशिया के पास गया। रशिया लगातार इतने सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, वह इस स्थिति में नहीं है और चाहता भी नहीं है कि वो जो है सामने आए। चाइना आपको चोरी छिपे मदद कर सकता है, वो आपके सामने आएगा नहीं। तो नुकसान केवल एक को हुआ है, उसके छवि को नुकसान। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो ईरान है कुछ कम नहीं है, चौधरी इसको भी बनना था। अरे भाई, आप मिडिल ईस्ट का पार्टी नहीं हो, आप 2500 किलोमीटर दूर हो। अगर आप फिलिस्तीन के नाम पे आए थे तो 54 लाख लोग है ना अपने जो है कंट्री में, आप उनको बसा लीजिए। देखिए, चौधराहट इनको भी बनना था और इनका जो सपना था कि हम परमाणु संपन्न हो जाएंगे, इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे, ये सब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जीत यूएसए की भी हुई है, जीत जो है पूरी दुनिया की हुई है, और हार अगर किसी की हुई है तो वह है ईरान। क्योंकि देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप जो है इस तरीके से आप युद्ध नहीं कर सकते हैं। आप जो है चोरी छुपे आप जो है आप कह रहे हैं ईरान, आप कह रहे हैं ईरान की हार हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ईरान ने कतर में घुस के मारा, अमेरिका के बेसिस पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर कर लो। इजराइल में बम बरसाए, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, और एक दो नहीं कई लगभग सारे परमानेंट बेसिस को निशाना बनाया ईरान ने। मैं ये भी बता दूं। दूसरी बात सर, मेरी बात सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ईरान ने अपनी बात मनवा ली ना कि तुम यहां से हमला करके खाली हाथ नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कि हमला किया और भाग गए तुम, भाई तुम्हारे बेसिस में वो भी अटैक होंगे, उस पर भी निशाना बनाया जाएगा। और उसके बाद ईरान रुका नहीं, ईरान कह रहा अभी और हमले करेंगे हम। देखिए विवेक जी, जितने मुस्लिम कंट्री थे किसी ने ईरान का साथ नहीं दिया। कतर भी उसका एक फ्रेंड था, उसके ऊपर हमला कर दिया। कतर के जो है मंत्री ने उसके ऊपर जो बयान दिया खिलाफ ईरान के। तो कहीं ना कहीं ईरान अपने कर्मों से बिल्कुल जो है एक तरफा हो गया, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अचीव क्या करना था, आपको अचीव करना था एटॉमिक एनर्जी, आपको एटॉमिक संपन्न राष्ट्र बनना था, वो पूरा हुआ। किसकी जीत हुई? यूएसए की, इजराइल की हार किसकी हुई? ईरान की। अब यहाँ पे सर ये तो बात पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, ये तो अजम्पशन लगाए जा रहे हैं, ये स्पेकुलेशन है कि परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया। क्या पता नहीं रोक पाया, और क्या पता हो ही ना उसके पास उस लेवल का कार्यक्रम। उनका स्टेटमेंट जो विवेक जी आया है, ईरान का आया है कि वहां पे जब हमला हुआ उसके पहले हमने वहां से यूरेनियम को हटा दिया था। उनका ये स्टेटमेंट है, और उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि हम एटम बम नहीं बना रहे हैं या हम उस बनाने की प्रोसेस में नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गलती हुई है। और इजराइल की कोई, देखिए इजराइल का आपका बिल्कुल अलग एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर हमको रही है। लेकिन यहाँ पे जो है दिखता है कि ईरान ने जिस तरीके से गलतियां किया है और उसको जो है भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए, यूएसए से आप नहीं लड़ सकते हैं, आप अपने जो है आपके जो फ्रेंड हैं, जो आपको सहायता करते हैं, आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। आप पूरे दुनिया को जो पेट्रोलियम आयात का एक मार्ग उसको बाधित करना चाहते हैं, तो आपसे कौन खुश है? तो जाहिर सी बात है, जो ईरान की चौधराहट थी वो भी गई, उनका इज्जत भी गई, और उनको इस चौधराहट तो सर ईरान की कभी रही नहीं, चौधराहट तो अमेरिका की थी विवेक भाई। और आपने उसे आर्थिक महाशक्ति और सामरिक महाशक्ति कहा अमेरिका को, ये लोन वाला महाशक्ति है अमेरिका। मैं क्लियर कर दूं आपको, कितना लोन है? $35 ट्रिलियन
2,950 लाख करोड़ रुपए और इसकी जीडीपी का 127%। हर नागरिक पर $1,04,936 का कर्ज है अमेरिका में। यह है लोन महाशक्ति अमेरिका। विवेक भाई एक इकोनॉमिक्स के नाते मैं जानता हूँ जितनी की डेवलप कंट्रीज है, अगर आप देखिए जीडीपी को जो इंटरनेशनल जो डेट का अनुपात है सबसे 100% के ऊपर है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि अगर आपका जीडीपी नहीं, लेकिन बजट घाटा तो नहीं होगा ना। सरकार का खर्च आय से अधिक नहीं हो सकता विवेक भाई। इतना कर्ज किसी मुल्क के ऊपर नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। जापान के ऊपर है यह आंकड़ा, लेकिन $35 ट्रिलियन, भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है, 4 के ऊपर अभी हम पहुंचे हैं। अमेरिका पर $35 ट्रिलियन का जो कर्ज बता रहा हूं मैं आपको, उसकी जीडीपी की बात तो हो ही नहीं रही है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, उसका $30 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी भी तो है, इसको भी तो देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आर्थिक महाशक्ति किसके पास है? यूएसए के पास है। अगर आप विवेक भाई देखिए तो जीडीपी का अपनी जीडीपी से 122% ऊपर तो कर्ज में डूबे हुए हैं। किस बात की आर्थिक महाशक्ति? इतना पैसा किसी और को कर्ज दिलवा दीजिए, वो भी देश महाशक्ति हो जाएगा। ठीक है, इस बार ये थोड़ा सा डिविएशन है। मैं माथुर सर के पास जा रहा हूं। माथुर सर, मुझे अभी भी लगता है कि ईरान को इस युद्ध में एज मिला है। विवेक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने शुरू में पहले भी यही कहा था आपको। देखिए, ईरान को एज कैसे मिला, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, जिन उद्देश्यों को लेकर के इजराइल ने ये लड़ाई शुरू करी थी, पार्शियली उनको उन्होंने पा लिया, हासिल कर लिया। मिसाइल स्ट्रेंथ इनकी, ये बात मैं बता चुका हूं पहली बार जब हमने बोला था। तो मेरा यह मानना है कि इजराइल को पार्शियल सक्सेस मिली है अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में, और उसमें पूरा साथ इसको अमेरिका का मिला है। देखिए, लोन होना एक बात है, आर्थिक समस्या होना एक बात है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल साफ है कि आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनके हिसाब से, मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये अकेला राष्ट्र है जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये अकेला राष्ट्र है जिसकी एयरफोर्स इतनी बड़ी है जितनी लगभग पूरे विश्व की मिला करके उतनी बड़ी एयरफोर्स नहीं होगी, उतनी केपेबल एयरफोर्स नहीं होगी। तो मेरा यह मानना है कि जो इनका डेट नॉट विथस्टैंडिंग, उनकी जो फिजिकल पावर है अमेरिका की, उस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो सेकंड नंबर पे जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो चाइना के पास है। 3 में से 2 डॉक में लगे हुए हैं, एक काम कर रहा है उनका। तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति नौसेना में, एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति का क्या करें सर, जब ईरान ने कतर में घुसकर पीट दिया आपको। देखिए, वो मैं यही बोल रहा हूं, मैंने थोड़ी क्या अमेरिका अचार डाल ले इतनी बड़ी आर्थिक ताकत का, कतर में मार खा रहा, बताइए। और उसके बाद ट्रंप कह रहे सीज फायर कर दो। मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह होता है, मैं कहता हूं 4 मिसाइल और मारो, उसके बाद सीज फायर करेंगे। कतर में घुसकर कतर में क्यों मिसाइल चलाए भाई? तुम्हारी चौधराहट दिखानी है, तुम्हें सीजफायर करना है, तो तुमने अगर हमारे बेसिस को निशाना बनाया, 4 बैलिस्टिक मिसाइल और पड़ेंगे तुम पर, उसके बाद बातचीत होगी, तब आएंगे बातचीत के टेबल पर। विवेक, मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि ये जो कतर वाला एपिसोड है ना, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। मैं सर इसके बाद आ रहा हूं, 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ, पूरा कर लीजिए सर। इसको मैं अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि ये एक स्क्रिप्टेड पूरा नाटक उन्होंने, मतलब नूरा कुश्ती। हाँ, नूरा, बिल्कुल दैट इज द वर्ड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर, दैट वर्ड। विवेक, एक्सीलेंट, वेल डन। तो मैं यही कह रहा था। तो ये क्योंकि अब आपको, अगर आप ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर सीज फायर हो, सीज फायर के लिए ईरान के पास कोई भी एग्जिट नहीं है। हर जगह उन्होंने मार खाई है। उन्होंने न्यूक्लियर, उनके एसेट्स में 11 न्यूक्लियर उनके जो ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। भले ही नेस्तनाबूद ना हो, नुकसान हुआ है। उनके मिसाइल्स को नुकसान हुआ है, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को नुकसान हुआ है, उनके मिलिट्री लीडर्स को नुकसान हुआ है, उनके साइंटिस्ट को नुकसान हुआ है। वो तो हुआ है सर। तो फिर उनके पास कोई एग्जिट, और उसके अलावा अमेरिका के B2 से एक बड़ी खबर आ रही है सर आपके पास, वापस लौटेंगे। बड़ी खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही है, जहां धमाके की आवाज सुनी गई है। तेहरान में 2 विस्फोट हुए हैं, 2 धमाके हुए हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो वापस आ जाएं और बॉम्ब वहां ना गिराएं, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था वो भी मैं आपको एग्जैक्टली आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो फौरन वापस लौटें और कि वो बॉम्ब ना गिराएं।
और ये ट्वीट जो है वो किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन अब खबर ये आ रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इजराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, सभी इजरायली विमान ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए वापस लौट जाएंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सीजफायर लागू है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेहरान से, जहां पर धमाके की खबर है, हमले की खबर है। और एक और आपको सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इज अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये अभी से उन्होंने थोड़ी देर पहले 4:20 पर यह पोस्ट किया था और उसके बाद तेहरान में धमाके की खबर आ रही है, यानी कि इजराइल के फाइटर जेट्स पहुंच गए तेहरान और कर दी है बॉम्बिंग, जिसकी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में हो गया है हमला। तो क्या सीजफायर वॉयलेशन को अब अमेरिका कैसे देखेगा? क्या ईरान और इजराइल में सीजफायर नहीं होगा? क्योंकि जो बॉम्ब्स हैं वो गिरा दिए गए हैं इजराइल की तरफ से सीजफायर के बाद, जबकि ईरान ने भी सीजफायर का ऐलान कर दिया था। और अब तेहरान इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में 2 धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त सामने आई है। और इससे भी बड़ी बात कि अमेरिका के सीजफायर के ऐलान के बाद ये धमाके हुए और इजराइल के पायलट्स को चेतावनी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि वो ये बॉम्ब वहां ना गिराएं और हैंडवेव करते हुए, प्लेन वेव करते हुए एक दोस्ताना मैसेज देते हुए तेहरान से वापस। लेकिन तेहरान पर बम फटे हैं। इजरायली अधिकारियों का बड़ा बयान सामने आया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप की चेतावनी के बाद भी ईरान में करेंगे हमला। तो इजराइल नहीं मानने वाला है। जंग में आज ही हुआ है सीजफायर का ऐलान, लेकिन लगता नहीं है कि यह सीजफायर प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगा। सीधे चलता है बंसल सर के पास। बंसल सर, बहुत मशहूर कहावत हिंदी में, ढाक के 3 पात। अब क्या करें? अब तो इजराइल के जो फाइटर जेट्स गए थे उन्होंने तेहरान को बॉम्ब तो कर दिया है। तो लग नहीं रहा है कि सीजफायर या डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई मानने वाला है। इजराइल भी सुनने वाला है और तेहरान इस पर रिएक्ट करेगा ही करेगा। देखिए, तेहरान तो पहले से ही रिएक्ट कर रहा है और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि हम जो है इसको सीज फायर को मानते ही नहीं है। कुछ भी हो, एक कहावत है, आपने कहा ढाक के 3 पात, में ये कह रहा हूँ कि खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे तो खरबूजे का नुकसान, और चाकू पे खरबूजा गिरे तो खरबूजे का नुकसान इसमें ईरान का ही होना है हर हालत में। आपके 2 बड़े अच्छे प्रश्न थे, उसमें आपने ये कहा कि जी जो मिस्टर विवेक सिंह ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि ईरान ने कतर के ऊपर में अटैक तो कर दिया उनके बेस पे, लेकिन कोई डैमेज तो नहीं किया ना। अगर आप ऐसे 2-4 पत्थर फेंको और कोई डैमेज ना हो तो उसका क्या फायदा? गोली लगे निशाने पर कोई डैमेज हो तब तो उसकी फायदा है। रही आपने कहा अमेरिका की इकोनॉमी के भी उनके पास कर्जा है, तो कर्जा वो है लेकिन उनके यहाँ फिर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आप बताइए, पाकिस्तान को 1 बिलियन देने के लिए तैयार नहीं है और सारी दुनिया अभी भी जो है अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है या जो उनका वो बात दूसरी है कि भाई हाँ, उन्होंने उनका एक क्रेडिट, एक जो विश्वास है लोगों का, डॉलर के अंदर में विश्वास है। कोई उतनी करेंसी क्यों पावरफुल नहीं है? तो इसलिए अमेरिका एक सुपर पावर है और वो अमेरिका जो है एक मिलिट्री सुपर पावर भी है, एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक सुपर पावर भी है, जो आज की तारीख में वर्ल्ड में किसी के पास ये नहीं है। तो इसको कोई बात मानने की नहीं है। रही जो बात ये है कि कुछ भी हो, इजराइल का साथ तो अमेरिका देगा ही देगा, चाहे वो अब, लेकिन इजराइल को ये समझ लेना चाहिए, जैसे पिछली बार घबरा गया था, अगर वो नहीं मानेगा बात और कभी भी 1-2 दिन उन्होंने वो हाथ खींच लिए तो फिर घबरा जाएगा इजराइल। तो इजराइल को थोड़ा ये समझना जरूरी था। लेकिन अगर बात अल्टीमेटली प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट, तो वो जो जिस समय वो चाहेगा वो हुक्म देगा कि नहीं मत भेजो हथियार, जैसे बाइडेन ने दे दिया था। तो इजराइल के पास हथियार नहीं आएंगे, जिस समय उसको जो है सहायता बंद हो जाएगी, क्या करेगा? तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे 2 बातें हैं। बातें यह है कि इजराइल का साथ इसलिए देता, मैं बस 1 मिनट और लूंगा, अमेरिका के उसका जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है,
दूसरी जो है अमेरिका के अंदर में जूस की जो यहूदियों की बहुत बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, जो उसको लॉबिंग करके वो दोनों में है, चाहे वो डेमोक्रेट ले लो या रिपब्लिक, वो लॉबी भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और यही कारण है कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो, जो है इजराइल का साथ अमेरिका देता ही है, देता रहेगा। इसमें कोई, हालांकि हो सकता है किसी समय पर जो है इजराइल को कोई एक घबराहट हो, जैसे कुछ दिन पहले भी हुई थी, जब तक ये कूदा नहीं था या जब तक उन्होंने बॉम्बिंग नहीं की, तो इजराइल बहुत घबराया हुआ था, पैनिक था इजराइल के अंदर में, जिस तरह से मिसाइल का बौछार हो रही थी और उनके जो आयरन डोम और जो पूरा एयर डिफेंस जो ध्वस्त हो गया था, उस समय जो है इजराइल बहुत घबरा गया था, ईरान बहुत हावी था और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे वो भी उस समय नेतन्याहू के, भाई आप आइए। और जब उन्होंने कहा कि 15 दिन का टाइम हम देंगे, तो वो हिल गए थे, लेकिन वो फिर भी साथ में आके उन्होंने अटैक किया। और जो उन्होंने कहा भी हमारा न्यूक्लियर ठिकानों पे अटैक करने का था, कतर पे उन्होंने कर दिया अपना दिखाने के लिए ईरान ने, लेकिन कोई बात बनती नहीं थी इससे। अभी इसमें ही समझदारी है कि ईरान को जितना जल्दी वो इस युद्ध से बाहर निकल जाएगा वो बच जाएगा, नहीं तो उसका नस्ते नाबूद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी विवेक जी, कार्की सर के पास आ रहा हूं। कार्की सर, लग रहा है सीजफायर होगा, क्योंकि अभी अभी तेहरान पर बॉम्बिंग की खबर आ रही है। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें अभी आप देखें तो इन दोनों देशों की साख पे बनाई है। और जो इसके बाद जब कहानियां बताई जाएंगी, नैरेटिव जो होगा, उसमें दोनों ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कम पड़ गए थे, हम कमजोर पड़ गए थे, इसलिए हमने किया है। इसलिए अगर ईरान को आप देखें, अभी अगर ईरान का जिस दिन उसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी निकल गया, उसके जो न्यूक्लियर पर, उसमें उसको रीजन में देखिए, सऊदी अरेबिया सबसे खुश है, जिसको वो ताने देता था। टर्की जो उसके साथ है, अब वो अपने को दोबारा ओटोमन एम्पायर का वो चौड़ा होके बोलेगा, क्योंकि अब इसकी न्यूक्लियर और जो हूती वाली इसकी हैसियत थी वो कम हो गई। पाकिस्तान सबसे बड़ा खुश है कि इस्लामिक देशों में सिर्फ मैं ही एक न्यूक्लियर पावर हूं और मैंने अमेरिका का साथ दिया। तो ये जो ईरान एज अ कंट्री, उसको जाते जाते ये दिखाना है कि मैं सर कंधे तने हुए थे, सर ऊपर था, मैं मान गया अमेरिका के पास। और इंटरनली अगर देखें तो जो रजीम है, जो ये अयतुल्ला की रजीम है, खमेनाई की, अगर ये ऐसे अपने को दिखा दे कि कल मेरे को बम पड़े अमेरिका के और आज मैंने सीजफायर मान लिया, तो इनकी तो रजीम टिक ही नहीं पाएगी, इंटरनली सिविल वॉर हो जाएगी। तो इन्होंने उसके बावजूद अमेरिका पे मिसाइल मारी, जो कि मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्टेड थी। उन्होंने अभी जो इजराइल पे मारी, ये थोड़ी सी स्क्रिप्ट से हटके थी, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन होगा, अभी दोनों तरफ से आ जाएगा। इसके बाद तू करेगा तो मैं और मारूंगा। तो ये दोनों ने अपने को एक डोमिनेटिंग पोजीशन दिखाने के लिए अपनी ऑडियंस और इंटरनेशनल के लिए किया हुआ है। इसके अलावा बात आई थी अमेरिका की कि अमेरिका की क्या ताकत है। देखिए, अमेरिका के जितने भी कैरियर ग्रुप्स हो, जो भी हो, ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर, ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो है ही है। चाइना भी उसको कैचअप कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है, अमेरिका अगर उसकी कोई नहीं माने तो वो अपना खून बहाने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए सैनिक भेज के, चाहे कितनी भी कैजुअलिटी हो, वो देश को इन्वेड कर देता है। चाइना को एक भी सोल्जर मरने का इतना डर है, वो अपना खून नहीं बनाना चाहता, वो बस पीछे से लोगों को फुसला फुसला के करना चाहता है। इसलिए जो अमेरिका की डोमिनेंस है वो बनी रहेगी। और जब तक पेट्रोल ऑयल डॉलर में बिकता रहेगा, जब तक पेट्रोल डॉलर है, तब तक अमेरिका चाहे कितने भी डेट में चला जाए, उसकी इकोनॉमी को कुछ नहीं होना है। और यही पेट्रोल डॉलर को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी प्रभुत्व बनाना चाहता है। और वहां पे कोई भी अगर उसके सामने आता है, वो उस पर जितने भी बम चाहे पड़े, वो पड़ते रहेंगे। और सऊदी अरेबिया और बाकी जो उसके एलाइज हैं, उनको वो ऊपर रहेगा। ईरान जैसे लोग हमेशा नीचे रहेंगे, वो अपने लेवल पे एक्टर रहेंगे। लेकिन अमेरिका के पेट्रोल डॉलर को जिसने भी चुनौती दी, उसका हर्ष ठीक नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका में काबिलियत है और कोई बेशक सर, अमेरिका में काबिलियत हो, अमेरिका महाशक्ति भी हो, लेकिन ट्रंप की तो मुझे एक ही ताकत नजर आती है, वो यूटर्न। फैसला लो और पलटी मारो। टैको तो बोलते हैं ना, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है वो डीप स्टेट चलता रहता है। प्रेसिडेंट नहीं, वो डीप स्टेट है सर, वो सीआईए की पॉलिसी और वो प्रेसिडेंट्स के चेंज होने पर जिनकी फॉरेन पॉलिसी वो चेंज नहीं होती, जहां तक मेरा मानना और जहां तक मैंने स्टडी की है। मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब भाई,
चाइना के साथ टैरिफ वॉर में यूटर्न, भारत के साथ पहले ऑफ सिंदूर पर बयान दिया, फिर यूटर्न, फिर बयान दिया, अब ईरान पर हमला कर दिया और कहा कि ईरान में तख्ता पलट ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। और यह बयान बहुत पुराना नहीं है, तख्ता पलट वाला कल का बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। और आज फिर यूटर्न कि अब शांति जरूरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न मास्टर क्यों बन गए? या फिर पैनिक में सिचुएशन लेते हैं या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है? देखिए, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो अपनी ईगो का खुद कैदी बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप। और वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स उसकी ऑक्सीजन बन चुकी है। इस किस्म के बयानात जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो पब्लिक ओपिनियन है उसके अंदर अपनी रेटिंग को किसी तरह बरकरार रख सके। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं ये कहता हूं कि ये अमेरिका का ग्रेव डिगर है। ये अमेरिका की कब्र खोदने वाला प्रेसिडेंट आया है। अब वो कब्र खुदती है कि नहीं, वो एक अलग मसला है। और मैं ये समझता हूं कि हम तो रेफरेंसेस मीडिया से ही ले रहे हैं ना, या ये जो बयानात देते हैं कि जी हमने तबाह कर दिया ईरान का न्यूक्लियर, और ईरान कहता है कोई तबाह नहीं किया, उसको लेके हम फिर एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं। बात जो असल है वो ये है कि ईरान की जो स्थिति है, ईरान की जो ताकत है, इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है इस रीजन के लिए। इस रीजन में जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ईरान की रजीम मौजूद है, ये इस्लामिक। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब तक हाफिज मुल्ला मुनीर टाइप ये सरकारें पाकिस्तान में मौजूद हैं और लीडर मौजूद हैं, उस वक्त तक साउथ एशिया में जो है वो अमन नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान, ईरान, ये जो इस्लामिक रियासतें हैं, इनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ऐसी रियासतें का कायम होना ज़रूरी है जो किसी दूसरे की प्रॉक्सी ना हो। अभी क्या पता है कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने जा रहा था, इससे हमारी जो इकॉनमी है उसको बहुत फ़ायदा होना था। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक हमारे देश में, भारत में तकरीबन $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1 ट्रिलियन की। और ये डबल हो जाए अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, तो हमारी इकॉनमी का जो बेस है वो फैल रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया पे हमने बहुत अचीव किया है। तो जनाब, कहने का मकसद ये है कि ये अब सप्लाई चेन्स, ट्रेड रूट्स पे कब्ज़ों की ये लड़ाई है और हमें सैबोटाज किया जा रहा है। ये चाइना ने ईरान के ज़रिए, मेरा ये मानना है, ये 7 अक्टूबर का वाक़या करवाया और इसको उकसाया कि ये अटैक करे गाज़ा पे, जो नेतन्याहू ने किया, जिसकी वजह से ये सारा काम हमारा जो अच्छा भला बना हुआ काम था हमारा, ये ख़राब हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की रजीम को ख़त्म होना चाहिए, इसको जाना चाहिए। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रजीम आनी चाहिए, सेकुलर रजीम आनी चाहिए, और हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो फिर ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और फिर ये है कि ये G7 क्या है? ये G7 सारी वो ताकतें हैं जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स थी, जिन्होंने दुनिया को बांटा हुआ था। अब आप G7 के मुल्क सामने रख के देखें तो इन्हीं की लड़ाई है, इन्हीं की लड़ाई है। जो नए उभर रही हैं ताकतें, जैसे चाइना है, इंडिया है, ये नई उभरने वाली ताकतें हैं ना हमारे खित्ते में। तो ये भी ऑर्डर नया बनना चाहिए। G7 में तो अब भारत होना चाहिए परमानेंट सदस्य। अगर G7 की बात हो रही तो ग्रुप ऑफ 7 डेवलप कंट्री। आज G7 अगर टॉप 7 इकोनॉमी की भी बात हो तो इंडिया तो 4 नंबर पर है वैसे भी। बिल्कुल, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसीलिए हुई थी कि जर्मनी अपना हिस्सा मांग रहा था, उस कॉलोनियल पाए जो थी, केक जो था, उसमें से अपना स्लाइस मांग रहा था। अब हम लोग जो है वो कह रहे हैं कि ठहर जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम भी मौजूद हैं, हमें भी इस केक का एक हिस्सा चाहिए। लेकिन हमारा और उन दूसरे देशों में फ़र्क ये है कि हम प्रो डेवलपमेंट हैं,
हम प्रो नेबरहुड पॉलिसी और जी। दुनिया को एक विश्व को एक फैमिली के तौर पर देखते, जी, ये उसको देखते कि जी, दूसरे एक बड़ी का माल खबर आ रही है खाने मिर्जा पीने सर, का मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि वो हमले को नहीं रोक सकते क्योंकि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल सीजफायर लागू होने के बावजूद ईरान पर हमले जारी रख सकता है। इजरायली हमलों की संख्या जो है वो कम करेगा और सिर्फ टारगेटेड अटैक करेगा, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो ये दोनों नेताओं की फोन पर भी बातचीत हुई। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी। देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये तो जनता को दिखाने के लिए ईरान को भी दिखाना है, इजराइल को भी दिखाना है, कुछ न कुछ तो होगा ही। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि इजराइल वही करेगा जो यूएसए करेगा, क्योंकि बैकअप जो पूरा सपोर्ट है जो है इजराइल को वो यूएसए का है। तो लाइक ए गॉडफादर जो वो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो यूएसए अब कहेगा, जिस तरीके से ईरान के हालत और हालात हैं उसको देखते हुए अब ईरान भी वही करेगा जो यूएसए कहेगा। तो दोनों को वही करना है जो कि यूएसए कहेगा, क्योंकि जिस तरीके से छीछा लेदर ईरान की हुई है इसके पहले शायद कभी नहीं हुई है। जिस तरीके से तबाही के मंजर को उसने देखा है उससे शायद कभी नहीं हुई है। तो ईरान भी मानेगा और इजराइल भी मानेगा। हालांकि उनको कुछ दिखाना है कि हम तो ऐसा नहीं माने, हमने अपना जो है काम किया है। छीछा लेदर इसमें इजराइल और अमेरिका की हुई कि ईरान की हुई है? ईरान एक मामूली सा देश जिसके पास ना नेवी है ना एयरफोर्स है बढ़िया, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और कुछ ड्रोन है, इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल से लोहा लिया है। देखिए अमेरिका से तो उसने लोहा नहीं लिया है, क्योंकि अमेरिका के बॉम्बर गए उसको जो है स्ट्राइक करके चले आए, उसका जो सपना था वो अधूरा ही रह गया। लेकिन उसने इजराइल पे किया, लेकिन उनको लग रहा था कि बैकअप सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब यूएस के बेस को निशाना नहीं बनाया, अभी आपको आप ये बात नहीं मानेंगे, तो जाहिर से यूएस के बेस को निशाना बनाया ना, यूएसए को बेस कोई निशाना बनाया, लेकिन वो कतर में किया। और मैंने कहा यही तो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से अपनों के साथ ही घिर गया उससे जो है और छीछे लेदर जो कम थी वो ज्यादा हो गई ईरान की। और इसका एक परिणाम है कि उसके पास अब कोई रास्ता है ही नहीं सिवाय के अब युद्ध विराम के। युद्ध विराम की बात तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान तो कह रहा है कि भाई युद्ध विराम, और ईरान ने बाद में किया, पहले इजराइल और अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया। देखिए जो अमेरिका ने कहा है कि सबसे पहले जो युद्ध विराम है वो ईरान के लिए एप्लीकेबल होगा, उसके बाद जो है वो इजराइल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जाहिर सी बात है उसको पता है, यूएसए ने जो बोला है। देखिए आप कितना भी कहिए, मैंने कहा ना कि वो पब्लिक को दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये सब कांड किया जा रहा है, ये सब टैक्टिक्स अपनाई जा रही है। और ईरान को वही करना है अंततः जो कि यूएसए कहेगा, और इसको सीज फायर के अलावा कोई रास्ता है नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।